हेलो फ्रेंड, आज हम लोग थर्ड लेक्चर्स लेंगे फंक्शंस का। फर्स्ट टू लेक्चर्स में आपको मैं रिलेशंस के बारे में बताया हूँ। तो फर्स्ट लेक्चर्स जो आपको बताया रिलेशंस क्या होता है, और सेकंड लेक्चर्स में मैं आपको टाइप्स ऑफ रिलेशंस बताया हूँ। तो जो वो फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज उसको आप देखिए, उसके बाद ही आप थर्ड लेक्चर्स देखेंगे। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा फंक्शंस। ये आपका कंसेप्चुअल चैप्टर्स है, कोई भी आपको रटने की जरूरत नहीं है। आपको मतलब 11th में जो कंसेप्ट आप यूज किए हैं उसमें बहुत सारे फॉर्मूले हम लोग 11th में देखे थे, लेकिन यहाँ पर्टिकुलर कैलकुलस में आप देखेंगे काफी कम फॉर्मूले होंगे, लेकिन आपको ज्यादातर कंसेप्ट आपको समझना है। सो फंक्शंस हम लोग देखेंगे दो टाइप का। फंक्शंस नेचर से लिया गया, आप नेचर में जो भी आप देखेंगे एक्टिविटीज, लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स, ये बेसिकली फंक्शंस ही है। और उसी के बेसिस पे जो ना ह्यूमन ने डिफाइन किया ह्यूमन इवेंट फंक्शन, जो sin x, cos x, tan x, mod x, ऐसे बहुत सारे टाइप्स ऑफ हम फंक्शन देखेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए, आप काफी एंजॉय करेंगे इस लेक्चर्स को। तो देखिए फंक्शंस को मैं पहले डिफाइन करूंगा आज, और मैं आपको बताऊंगा डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है। इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स के टर्म में नहीं, मैं आपको रियल लाइफ से कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि व्हाट इज डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शंस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फंक्शंस का डेफिनेशंस। काफी इंटरेस्टिंग होगा, बहुत तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा फंक्शंस के डेफिनेशंस को, और उसके बाद उसके जो टर्म एसोसिएटेड है, टर्मिनोलॉजी है, डोमेन, रेंज और कोडोमेन को देखेंगे। अगर आप ये समझ जाते हैं तो ज्यादा काफी इजियर होगा। टाइप्स ऑफ फंक्शंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं फंक्शंस का डेफिनेशन। सबसे पहले देखिए फंक्शंस होता क्या है। फंक्शन क्या है? एक रूल है। फंक्शन इज ए रूल, और यानी तो करस्पॉन्डेंस है। और क्या करते हैं, दो सेट फ्रॉम नॉन एम्प्टी टू सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी में एसोसिएट होता है, दैट एसोसिएट ईच मेंबर ऑफ ए टू द यूनिक मेंबर ऑफ बी। सो फंक्शंस एक रूल है, या आप बोल सकते हैं करस्पॉन्डेंस है, जो दो सेट में एसोसिएटेड होता है। वो दो सेट क्या होना चाहिए? नॉन एम्प्टी होना चाहिए, मतलब खाली नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए। और इस तरह से एसोसिएट होगा जिससे कि दो रूल फॉलो होगा। आप देखेंगे, गौर करेंगे तो नेचर में दो रूल वो फॉलो होता है। वो दो रूल क्या है? वो दो रूल ये है कि दैट एसोसिएट ईच मेंबर ऑफ ए, जो भी मेंबर सेट ए में, जितने भी मेंबर सेट ए में है, या कोई भी एलिमेंट अगर सेट ए में है, वो सारे मेंबर सेट बी के साथ एसोसिएट होना चाहिए। पहला रूल ये है, यानी कोई भी सेट ए में एलिमेंट अनलेफ्ट नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी एलिमेंट अनलेफ्ट होता है सेट ए में तो वो फंक्शंस नहीं होगा। सो फंक्शंस का पहला रूल यही है कि सेट ए में सारे एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए। किससे? सेट बी के साथ। अगर सेट बी के साथ सारे एलिमेंट अगर सेट ए का एसोसिएटेड नहीं है तो फिर हम उसको फंक्शंस नहीं बोलेंगे। सो पहला कंडीशन ये है कि जितने भी एलिमेंट होंगे सेट ए में, वो सारे के सारे एलिमेंट सेट बी के साथ एसोसिएट होना चाहिए। फिर दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन ये है कि टू द यूनिक मेंबर ऑफ सेट बी, यूनिकली अटैच होना चाहिए। जो सेट ए का एलिमेंट है सेट बी के एलिमेंट के साथ यूनिकली अटैच होना चाहिए। इसका क्या मीनिंग होगा? यूनिकली अटैच मतलब का ये होगा कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ अटैच होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेट ए का सेट बी के साथ दो एलिमेंट के साथ अटैचमेंट होना चाहिए, एसोसिएट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर फंक्शंस नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल, उससे फिर मैं डिफिनीशन पे आता हूं। डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा इसका, फंक्शंस का। सो पहला मैं क्या बोला हूं रूल, कि कोई भी दो सेट है, सेट ए और सेट बी, वो दोनों सेट क्या होना चाहिए? नॉन एम्प्टी होना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए। और सेट ए के जो मेंबर होंगे वो सेट बी के साथ सारे मेंबर एसोसिएट होना चाहिए। पहला रूल ये बोला हूं। दूसरा रूल ये होगा कि सेट ए का जो मेंबर हो सेट बी के मेंबर के साथ यूनिकली जो है एसोसिएट होना चाहिए। किसी एक ही एलिमेंट के साथ यूनिकली अटैच होगा। मतलब सेट ए का कोई एक एलिमेंट दो एलिमेंट के साथ एसोसिएट नहीं हो सकता है। अगर ऐसा है तो फिर फंक्शंस नहीं होगा। तो देखिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए सेट ए में -1 0 1 है और सेट बी में 0 1 2 है। तो मैं इसका आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के बताया हूं आपको रिलेशंस में। जो रिलेशंस नहीं देखे हैं तो रिलेशंस का लेक्चर देख करके ही आप थर्ड लेक्चर देखेंगे। तो देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम ए टू बी को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ए क्रॉस बी। और वो क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर होता है। तो बताइए क्या करेंगे? सेट ए के एलिमेंट से उठाएंगे और सेट बी के एलिमेंट से उठाएंगे और उसका पेयरिंग करेंगे। कार्टेशियन
प्रोडक्ट वही होता है, ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। तो -1 के साथ 0 लेंगे, -1 के साथ 1 लेंगे, और फिर -1 के साथ 2 लेंगे। ये 3 पेयर बनेगा -1 के साथ, -1, 0, -1, 1 और -1, 2। उसी तरह से 0 के साथ लेंगे तो 0, 0, ये हो जाएगा 0, 1 और 0, 2। ठीक है। और तीसरा एलिमेंट अगर लेते हैं सेट ए से 1 और सेट बी से हम 1, 0 हो सकता है, फिर 1 के साथ 1 ले सकते हैं, 1, 1 एंड फिर 1, 2 हो जाएगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा फ्रॉम ए टू बी। ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए एक मैं फंक्शन डिफाइन करता हूं। वी डिफाइन ए फंक्शंस एफ। अच्छा एक चीज और, जब भी फंक्शंस को सिंबॉलिकली इस तरह से डिफाइन करते हैं, एफ इज ए फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, मतलब एफ लिखेंगे और इस सेमी कॉलन को कहा जाता है सच दैट। इस सेमी कॉलन को सच दैट बोलेंगे और इसको रीड कैसे करेंगे, ए एरो बी को रीड करेंगे। वी रीड एज एफ इज ए फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। एफ इज ए फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, इसको रीड हम इस तरह से करेंगे। ठीक है। एफ इज ए फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। तो जैसे आप डिफाइन कर रहे हैं एक फंक्शन एफ इज सच दैट, सेमीकोलन को बोलेंगे सच दैट इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है। सच दैट एक फंक्शन आप डिफाइन कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है। एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो बताइए वो फंक्शन क्या हो सकता है, अगर उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आप निकालने जाएंगे तो क्या हो सकता है। अगर -1 लेंगे तो -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, -1, 1 बनेगा। x के जगह अगर आप 0 देते हैं तो y के जगह भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0, 0 हो जाएगा। अगर x के जगह 1 देते हैं तो y के जगह क्या हो जाएगा, x के जगह 1 देते हैं तो y के जगह 1, 1 हो जाएगा। ये क्या होगा, एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया। इस फंक्शन में देख सकते हैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे एक फंक्शन है, इसको हम लोग मैपिंग डायग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैपिंग डायग्राम। इसको बोला जाता है मैपिंग डायग्राम। ये आपका सेट ए होगा और ये आपका सेट बी कहलाता है। सो सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट है, -1 है, 0 है और 1 है। और सेट बी में जो है एलिमेंट 0, 1, 2 है। ठीक है। तो -1 से जो इमेज बन रहा है, -1 का जो मैपिंग कर रहे हैं, तो उससे डेवलप जो हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है, 1 हो रहा है। 0 दे रहे हैं तो 0 आ रहा है, और अगर 1 दे रहे हैं तो 1 आ रहा है, 1 दे रहे हैं तो 1 आ रहा है। ठीक है। इस तरह से एसोसिएट हो रहा है। सो ध्यान रखना है y इक्वल टू, जैसे हम लोग लिखते हैं ना y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सो बेसिकली ये क्या कहलाता है, ये सेट ऑफ एक्स होगा और ये बेसिकली हम लोग एफ ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। तो ये आपका फंक्शंस कहलाएगा। एक फंक्शंस मैंने डिफाइन किया, आप देखेंगे ये 2 रूल सेटिस्फाई हो रहा है। अब आप देखिए जो मैं लिखा हूं कि ईच मेंबर्स ऑफ ए टू द यूनिक मेंबर ऑफ बी, मतलब जितने भी सेट ए में एलिमेंट है, तो सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है, -1, 0, 1, वो सारे के सारे एलिमेंट सेट बी के साथ एसोसिएट हो रहा है। यानी कोई भी एलिमेंट अनलेफ्ट नहीं हो रहा है। यानी -1 के साथ 1 एसोसिएट हो रहा है, 0 के साथ 0 हो रहा है और 1 के साथ 1 एसोसिएट हो रहा है। और दूसरा कंडीशन मैं बताया हूं कि एक मेंबर एक ही मेंबर के साथ सेट बी में यूनिकली जो है एसोसिएट होगा। अब देख सकते हैं -1 के साथ 1 एसोसिएट हुआ है। -1 के साथ ऐसा नहीं है कि 0 भी हो गया 1 भी हो गया, मतलब एक से 2 नहीं होगा, बहुत सारे से एक हो सकता है। बहुत सारे x से एक y पॉसिबल है, इसको y भी लिखते हैं। ठीक है। इसको y भी लिखा जाता है या f ऑफ x भी लिखते हैं। तो ये आपका जो है बहुत सारे x से एक y पॉसिबल है, लेकिन एक x से बहुत सारे y पॉसिबल नहीं है। जैसे देखिए कोई आप देखे होंगे मार्केट में, अगर आप जूस पीने गए होंगे तो जूसर मशीन देखते होंगे। तो जूसर मशीन्स में क्या होता है कि इनपुट जो है, जैसे जूस आप बोलेंगे कि मिक्स जूस पीना है, तो क्या करेगा वो बहुत सारे फ्रूट्स वो देता है। एप्पल हो सकता है, बनाना दे, ऑरेंज, ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स को क्या करता है बना करके एक मिक्स जूस बनाता है। तो यहाँ इनपुट क्या हो रहा है, बहुत सारे इनपुट हो सकता है, यानी बहुत सारे इनपुट से एक आउटपुट पॉसिबल है। लेकिन ऐसा फंक्शन आप नेचर में नहीं देखे होंगे कि एक इनपुट से 2 आउटपुट बन रहा हो। अगर ऐसा है तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा, मतलब नेचर के रूल को वायलेट करेगा। जैसे कि मैं बोलूं कि अगर मान लीजिए एप्पल अगर जूसर मशीन में दे, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि एप्पल का भी जूस निकल जाए और बनाना का भी जूस निकल जाए।
आप सोचेंगे ये पॉसिबल नहीं है, मतलब इनपुट, एक इनपुट से दो आउटपुट पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऐसा बहुत सारे फंक्शंस देखेंगे आप नेचर्स में कि बहुत सारे इनपुट से एक आउटपुट पॉसिबल है, जिसको आगे चल के हम बोलेंगे मिनिमम फंक्शंस बोलेंगे। तो इसी इनपुट को क्या कहा जाता है, जितना भी इनपुट होता है इसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। और सेट बी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमेन कहते हैं। सेट ए को हम लोग डोमेन कहते हैं और सेट बी को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन कहते हैं। और जितना भी मैपिंग हुआ एलिमेंट के साथ, जितना भी मैपिंग हुआ एलिमेंट के साथ, उसको हम लोग बोलते हैं रेंज। तो यहां से आप बोल सकते हैं डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन बेसिकली सेट ए ही होगा, यानी -1 0 1 होगा। और इसका मैं बोलूं कि कोडोमेन क्या होगा, इसका कोडोमेन हो जाएगा सेट बी। जब भी आपको इस तरह से कहीं भी लिखा मिले एक फंक्शन इज फ्रॉम ए टू बी, बी ऑलवेज जो कहलाएगा कोडोमेन कहलाएगा। कोडोमेन जनरली मेंशंस करेगा भी और नहीं भी करेगा। फंक्शन से कोडोमेन आप नहीं निकाल सकते हैं, फंक्शन से दो ही चीज निकलेगा, डोमेन एंड रेंज। कोडोमेन आपको मेंशंस करेगा, अगर नहीं मेंशन करता है तो रियल नंबर लेंगे। कम ऑन, मैंने क्या बोला कि फंक्शंस का कोडोमेन मेंशन नहीं करेगा, अगर मेंशन नहीं करता है तो आप अपने साइड से क्या करेंगे, रेंज कोडोमेन जो है आप रेंज के कोडोमेन जो है रियल नंबर के इक्वल लेंगे। सो फंक्शन से आपको रियल, फंक्शन से आप क्या निकाल सकते हैं, डोमेन और रेंज ही सिर्फ फाइंड आउट कर सकते हैं। कोडोमेन आपको मेंशन करेगा, अगर मेंशन नहीं करता है तो आप अपने साइड से रियल नंबर ले लेंगे। तो पता है इसका सेट ए जो कहलाता है डोमेन कहलाता है -1 0 1, और कोडोमेन कहलाएगा सेट बी। सेट बी में जितने भी एलिमेंट है वो आपको कोडोमेन कहलाएगा, ठीक है। 0 1 2 कोडोमेन होगा। तो बोलेंगे कि रेंज क्या होगा, जितने भी मैपिंग हुआ एलिमेंट का वो रेंज कहलाता है। जैसे -1 से मैपिंग 1 हुआ, 0 से मैपिंग 0 हुआ, 1 से मैपिंग 1 हुआ, यानी जिसका इमेज बन रहा है। तो यहाँ पे इमेज सेट बी में जिसका इमेज बनेगा उसी को हम लोग रेंज कहेंगे। तो बोल सकते हैं 0 1 2 में रेंज क्या होगा, इसका रेंज होगा 0 1। आगे तो मैं क्लियरली डिफाइन कर रहा हूं, अभी जस्ट मैं फंक्शंस को डिफाइन कर रहा हूं। तो चलिए फिर मैं फंक्शंस को फिर से डिफाइन करता हूं कि फंक्शंस होता क्या है। क्योंकि फंक्शंस का डेफिनेशन अगर समझ गए और डोमेन कोडोमेन रेंज समझ गए तो फिर फंक्शंस का समझिए मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। फिर टाइप्स ऑफ फंक्शंस बचता है और उसी में हम लोग क्या करेंगे, डोमेन कोडोमेन रेंज निकालते जाएंगे। तो देखते हैं फिर अदर वे में फंक्शंस का डेफिनेशन। तो चलिए इसको नोट कर सकते हैं। चलिए फंक्शंस को मैं फिर से डिफाइन कर रहा हूं, जितना सिंपलेस्ट वे में होगा मैं डिफाइन करने की कोशिश करता हूं। तो देखिए फंक्शंस का डेफिनेशन बहुत सिंपल वे में देखिए, एवरी फंक्शंस बोला से y इक्वल टू f ऑफ x, सेमीकोलन को बोलेंगे सच दैट फ्रॉम a टू b। क्या बोलेंगे, एवरी फंक्शन से y इक्वल टू f ऑफ x इज सच दैट फ्रॉम a टू b, हियर x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x को क्या बोलते हैं हम लोग, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x को आप इनपुट भी कह सकते हैं, x को आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोल सकते हैं, x को ही डोमेन कहा जाता है, और x को ही हम लोग प्री इमेज भी बोल सकते हैं। बहुत सारे इसके नेम है। तो क्या क्या बोल सकते हैं, x को आप इनपुट भी कर सकते हैं, x को आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोल सकते हैं, x को आप प्री इमेज भी बोल सकते हैं, या x को डोमेन भी बोल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे नाम होंगे। वेयर x इज डिपेंडेंट वेरिएबल व्हिच टेक्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द सेट ए। ठीक है, तो ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो डोमेन है, वो सेट ए से वैल्यू उठा रहा है। While y is called dependent variable, y को हम लोग क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल which takes its value from the set b। ये सेट b से वैल्यू ले रहा है, so y को हम लोग बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल को ही आप बोल सकते हैं रेंज बोल सकते हैं आपको। डिपेंडेंट वेरिएबल को, डिपेंडेंट वेरिएबल को ही हम लोग इमेज भी कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा नाम होता है। इसी को हम लोग आउटपुट भी बोल सकते हैं। सो डिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग y बोलेंगे, y को क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। वही डिपेंडेंट वेरिएबल को आप रेंज भी बोल सकते हैं, आउटपुट भी बोल सकते हैं, या इसको इमेज भी कहा जाता है। ठीक है, तो y is dependent variable which takes its value from the set b। A relations will be a functions। एक रिलेशन जो होता है कोई भी रूल फॉलो नहीं करता है रिलेशंस में, लेकिन फंक्शंस में एक रूल फॉलो होगा, दो रूल फॉलो होगा। इनफैक्ट वो रूल क्या होगा, a relations will be a functions if and only x must be able to take each and every value from the set a। यानी जितना एलिमेंट है सेट ए में, जितना भी मेंबर हो, वो सारे मेंबर्स उठना चाहिए, मतलब लेना चाहिए सेट ए से। सो एक्स मस्ट बी एबल टू टेक ईच एंड एवरी वैल्यू फ्रॉम द सेट ए। मतलब कोई भी एलिमेंट सेट ए में अनलेफ्ट नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी एलिमेंट सेट ए में अगर अनलेफ्ट होता है तो वो फंक्शंस नहीं कहलाएगा। फंक्शंस का पहला रूल है
कि सेट ए में जितना भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट सेट बी के साथ एसोसिएट होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन ये है कि वन वैल्यू ऑफ एक्स मस्ट बी रिलेटेड टू वन एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ वाई। सो दूसरा कंडीशन है कि एक एक्स का जो वैल्यू होगा सेट ए से जो उठा रहे हैं और सेट बी में जो एक एलिमेंट होगा उसके एक ही के साथ एसोसिएट होना चाहिए, एक से ज्यादा के साथ एसोसिएट नहीं होना चाहिए एट ए टाइम। सो एक्स से एक ही वाई एसोसिएट होगा, एक एक्स से दो वाई एसोसिएट साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे एक्स से एक वाई एसोसिएट हो सकता है, यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि एट ए टाइम वन ही एसोसिएट होगा, एक एक्स से एक ही वाई एसोसिएट होगा, यानी एक एक्स से दो वाई एसोसिएट नहीं होना चाहिए। अगर एक एक्स से दो वाई एसोसिएट हो रहा है तो फिर वो फंक्शंस नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो समझ गए ये मैं अभी प्रीवियसली डिफाइन इसी को मैं कर रहा था। अगर मान लीजिए ग्राफिकली डिफाइन करना हो, अगर मान लीजिए किसी फंक्शंस को आप ड्रॉ किए, ग्राफिकली आप ड्रॉ करते हैं, तो फिर कैसे पता करेंगे कि वो फंक्शन होगा कि नहीं होगा? इसके लिए लिख रहा हूं कि इफ एनी वर्टिकल लाइन कट्स द ग्राफ एट मोर देन वन पॉइंट देन द ग्राफ डज नॉट रिप्रेजेंट ए फंक्शन। मान लीजिए आप ग्राफ ड्रॉ किए और वाई एक्सिस के पैरेलल कहीं पे भी लाइन ड्रॉ कीजिए, कहीं पे भी, अगर एवरी प्लेस पे अगर एक ही पॉइंट पे अगर कट कर रहा है तो वो फंक्शंस होगा। लेकिन कहीं पे भी आप वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, अगर वो ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे अगर कट कर देता है, 2 पॉइंट या 3 पॉइंट या 4 पॉइंट, तो फिर वो फंक्शंस नहीं कहलाएगा। जैसे कि देखिए कि मान लीजिए ये ग्राफ मैंने ड्रॉ किया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, इस तरह से मैंने ग्राफ ड्रॉ किया। ये ग्राफ जो है ये फंक्शंस होगा। क्यों होगा? क्योंकि वर्टिकल लाइन कहीं पे भी ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस के पैरेलल, सो वाई एक्सिस के पैरेलल कहीं भी लाइन ड्रॉ करेंगे, इस ग्राफ को क्या कर रहा है, एक ही पॉइंट पे ये कट कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? ये फंक्शंस कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, हम लोग पाराबोला में पढ़े हैं। इस पाराबोला का ग्राफ क्या होता है? इस पाराबोला का ग्राफ में बताया, ये इस तरह का ग्राफ होता है पाराबोला का, ए जब पॉजिटिव लेते हैं तो बताइए वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये फंक्शंस नहीं कहलाएगा, नॉट ए फंक्शंस, ये फंक्शंस नहीं होगा। सो ग्राफिकली आप समझ गए होंगे कि ग्राफ ड्रॉ करेंगे और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन कहीं पे भी अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे अगर आप दिखा देते हैं कि कट कर रहा है तो वो फंक्शंस नहीं होगा। और अगर मान लीजिए कहीं पे भी एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है ग्राफ को, हर एक जगह एक ही पॉइंट पे कट करना चाहिए, कहीं पे भी लाइन ड्रॉ करे तो वाई एक्सिस के पैरेलल, और अगर एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है तो वो फंक्शंस होगा। तो ग्राफिकल ये डेफिनेशन हो गया, तो चलिए इसको नोट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इस पे कि फंक्शंस होगा कि कौन सा होगा फंक्शन और कौन सा नहीं होगा। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग कॉरेस्पॉन्डेंसेस कैन बी कॉल्ड अ फंक्शंस। जैसे मैं फंक्शन लिया हूं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब और -1 0 1 से मैप हो रहा है 0 1 2 3, ठीक है, ये सेट है, ये सेट बी, सेट है सेट बी, ठीक है। पहला फंक्शन दिया एक्स क्यूब, दूसरा प्लस माइनस रूट एक्स, तीसरा रूट एक्स और फोर्थ दिया माइनस रूट एक्स। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे तो क्या करेंगे, मैपिंग डायग्राम आप बना लेंगे। तो देखिए कैसे बनाते हैं मैपिंग डायग्राम। जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा मैपिंग डायग्राम इसका। सो मैपिंग डायग्राम में जो सेट ए है वो आपको मेंशन है -1 0 1 है सेट ए में, और सेट बी में जो है 0 1 2 3, ठीक है, सारा एलिमेंट लिख देंगे सेट ए और सेट बी में। अब मैपिंग करेंगे तो क्या होगा, -1 अगर इसमें पुट करते हैं तो -1 का होल क्यूब क्या होगा, -1 का होल क्यूब -1 होगा, -1 तो इसमें है ही नहीं, और अगर 0 रखेंगे तो 0 का 0 हो जाएगा, और अगर 1 का होल क्यूब हो जाएगा 1 के इक्वल। अब आप देख सकते हैं प्रॉब्लम ये है कि -1 इसमें है, लेकिन -1 जो है जब हम इनपुट डाल रहे हैं तो इसमें है ही नहीं। दैट मींस फंक्शंस के डेफिनेशंस में क्या बताऊं कि कोई भी सेट ए में कोई भी अनलेफ्ट एलिमेंट नहीं रहना चाहिए, तो क्योंकि यहाँ एलिमेंट बच जा रहा है इसलिए ये फंक्शंस नहीं होगा, नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है। उसी तरह बी देखें, बी क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट एक्स दिया रहा है। अब देखिए इसका मैपिंग डायग्राम देखेंगे, सेट ए में जो एलिमेंट है वो 0 1 4 है, और सेट बी में -2 -1 0 1 2 है। अब जैसे 0 अगर रखेंगे तो 0 देगा, लेकिन जैसे ही 1 आप रखेंगे तो ये 1 भी देगा और -1 भी देगा। अब आप देख सकते हैं इसमें अगर आप फिर 4 रखेंगे तो प्लस -2 भी देगा, यानी 2 भी देगा और फिर -2 भी देगा। मतलब देख सकते हैं एक एलिमेंट से एक एक्स से 2 वाई पॉसिबल है नहीं, तो ये फंक्शंस नहीं होगा।
एक एक्स से दो वाई पॉसिबल नहीं है। अभी जस्ट मैं एक्सप्लेन किया हूं कि आपको जूसर मशीन्स में बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट डालिए तो सिंगल जूस निकलता है। तो मेनी से वन हो सकता है, लेकिन वन से मेनी नहीं हो सकता है। यानी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा जूसर मशीन में कि आप एप्पल डालिए और एप्पल का भी जूस निकल जाए, ऑरेंज का भी जूस निकल जाए। सोचिएगा, ऐसा कोई फंक्शन नहीं होगा। एक एक्स से दो वाई पॉसिबल कभी नहीं होगा, इसलिए फंक्शन नहीं होगा, नॉट ए फंक्शन। उसी तरह देखिए सी में अगर देखेंगे मैपिंग डायग्राम, तो सी में जो एलिमेंट है वो 0 1 4 है, और इसमें -2 -1 0 1 2 है, और वो फंक्शन है रूट एक्स। तो बताइए एक्स अगर 0 रखते हैं तो 0 देगा, रूट 0 0 होता है, रूट 1 1 होता है, और रूट 4 जो होता है 2 होता है। ध्यान रखना है, रूट 4 का वैल्यू 2 होता है, प्लस माइनस 2 नहीं होता है। स्क्वायर रूट कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, सो रूट 4 ऑलवेज +2 होगा। ठीक है, तो रूट 4 जो है 2 होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं सारा एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट सेट ए में बच नहीं रहा है, और सारे का एक यूनिकली अटैच हो रहा है, एक एलिमेंट के साथ एक ही अटैच हो रहा है, तो ये फंक्शंस कहलाएगा। आगे चल के बताऊंगा। इसी सेट ए को डोमेन बोलते हैं, सेट बी को कोडोमेन कहते हैं, और जिसका इमेज बन रहा है, किसका इमेज बन रहा है 0 1 2, यही क्या कहलाता है, फंक्शंस का रेंज कहलाता है। तो आगे चल के देखेंगे इसको। अभी तो जस्ट मैं बता रहा हूँ कि फंक्शंस कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। अब डी में देखिए, डी में जो है सेट ए जो है 0 1 4 है, और ये जो सेट बी में लिखा हुआ है -2 -1 0 1 2 दिया गया है, और यहाँ पे फंक्शन जो है y -√x है। तो बताइए एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 होगा, एक्स का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो ये -√1 देगा, और एक्स का वैल्यू अगर 4 रखते हैं तो ये -2 देगा। ये भी फंक्शंस होगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं सारा एलिमेंट कंज्यूम हो रहा है सेट ए से, और एक एक्स से एक ही वाई बन रहा है, इसलिए ये फंक्शंस कहलाएगा। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कौन सा फंक्शंस होगा कौन सा नहीं होगा। मैपिंग डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं, यानी तो मान लीजिए ग्राफ से, अगर ग्राफ से भी चेक कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पिक्टोरियल डायग्राम रिप्रेजेंट द फंक्शंस। इसमें बताना है कौन सा फंक्शंस होगा कौन सा नहीं होगा। देखिए ये सेट ए है और ये सेट बी है, ये फंक्शंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेट ए में देख सकते हैं ये एलिमेंट अनलेफ्ट रह गया, तो कोई भी एलिमेंट सेट ए में अगर अनलेफ्ट हो गया तो ये फंक्शंस नहीं होगा, क्योंकि ये रूल को वायलेट कर रहा है। ठीक है, तो ये फंक्शंस नहीं होगा, नॉट ए फंक्शन। अगर सेकंड क्वेश्चन देखेंगे तो सारे एलिमेंट सेट ए का कंज्यूम हो रहा है, तो पहला तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन जो सेकंड कंडीशंस बताया हूं कि एक एलिमेंट यूनिकली अटैच होगा सेट बी के साथ, वो नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एलिमेंट दो एलिमेंट के साथ अटैच हो रहा है, तो ये फंक्शंस नहीं कहलाएगा, सो नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हैं सारा एलिमेंट सेट ए से कंज्यूम हो रहा है और सेट बी के साथ यूनिकली अटैच हो रहा है, एक से एक ही अटैच हो रहा है, तो ये फंक्शंस कहलाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, दो डिफरेंट एक्स से एक वाई पॉसिबल है, मेनी वन फंक्शन, बहुत सारे एक्स से एक वाई पॉसिबल है, लेकिन एक एक्स से दो वाई पॉसिबल नहीं है, वो फंक्शंस नहीं होगा, तो ये फंक्शंस कहलाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी एलिमेंट अनलेफ्ट नहीं रह रहा है और एक एक्स से एक ही वाई कोरिलेट हो रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा, फंक्शंस होगा। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं फंक्शंस को, चलिए लिख सकते हैं। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फंक्शंस y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इस फॉर्म में तो कोई बोल रहा है फंक्शन होगा कि नहीं होगा, y इक्वल टू रूट एक्स। अब देखिए y इक्वल टू रूट एक्स फंक्शन होगा कि नहीं होगा। जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, अगर इसका ग्राफ देखेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के फॉर्म में, तो बताया मैं आपको पैराबोला में इस तरह का ग्राफ होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का, 4a की जगह यहाँ पे 1 है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये होगा। इसमें दो ब्रांच होगा, इसमें दो ब्रांच इन्वॉल्व है। एक तो y अगर रूट लेते हैं तो ये प्लस माइनस रूट एक्स होगा, तो ये y इक्वल टू रूट एक्स हो सकता है, और ये y इक्वल टू माइनस रूट एक्स। तो ये जो अपर ब्रांच होगा ये y इक्वल टू रूट एक्स होगा, और ये लोअर ब्रांच होगा ये y इक्वल टू माइनस रूट एक्स का ग्राफ है। तो ये तो लेना नहीं है मेरे को, क्योंकि ग्राफ जो दिया गया y इक्वल टू रूट एक्स दिया गया, तो y इक्वल टू रूट एक्स क्या होगा, ये ग्राफ होगा। ठीक है, इस ग्राफ को आप क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, तो ये ग्राफ हो गया आपका किसका, y इक्वल टू रूट एक्स का। तो बताइए अगर y एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ तो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा, ये फंक्शंस होगा। तो बोल सकते हैं y इक्वल टू रूट एक्स एक फंक्शंस होगा। उसी तरह से अगर सेकेंड देखें तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो अभी जस्ट बता रहा हूं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स ये होगा पैराबोलिक शेप का ग्राफ होगा, ये ग्राफ होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ग्राफ।
अब यहाँ पे देख सकते हैं पैरेलल टू अगर y एक्सिस लाइन ड्रॉ करें, एक से ज्यादा पॉइंट पे ये कट कर रहा है, तो ये फंक्शंस नहीं होगा, नॉट ए फंक्शंस। ठीक है, उसी तरह से आप देखते हैं साइन एक्स का ग्राफ, साइन एक्स का ग्राफ आप देख सकते हैं 11th में वैसे बताया हूं, इस तरह का ग्राफ होता है साइन एक्स का, इस तरह का साइन एक्स का ग्राफ होता है, ये 0 पाई 2 पाई। लेकिन इस ग्राफ में आप पैरेलल टू वाई एक्सिस कहीं पे भी लाइन ड्रॉ करेंगे, ये क्या होगा, एक ही पॉइंट पे कट करेगा, ये क्या कहलाएगा, फंक्शंस कहलाएगा। आगे चल के इसी को बोलते हैं ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, बहुत सारे टाइप्स ऑफ फंक्शन देखेंगे, तो ये फंक्शंस होगा। जैसे फोर्थ में क्या दिया, y इक्वल टू एक्स क्यू, आगे चल के मैं बताऊंगा इसका ग्राफ एक्स क्यू का, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, ग्राफ इसका कुछ इस तरह से होगा, एक्स का डिफरेंट वैल्यू लेकर के 1 2 3 -1 -2 -3, जब आप प्लॉट करेंगे तो शेप इस तरह से डेवलप होगा, इस तरह से शेप डेवलप होता है, ये एक्स क्यू का ग्राफ होगा। यानी इसका भी आप देखेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस कहीं पे भी लाइन ड्रॉ कीजिए, तो इस ग्राफ को क्या कर रहा है, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसलिए ये फंक्शंस कहलाएगा। आगे चल के बताऊंगा, इसी को हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शंस कहते हैं। तो जितने भी आपको क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्यूबिक, ये सब आप देखेंगे, ये सब पॉलिनोमियल फंक्शंस होगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है किसी फंक्शंस का। ये काफी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होगा फंक्शन से रिलेटेड। सो फंक्शंस का डिफिनीशन आप समझ गए होंगे, और फंक्शंस अगर डिफाइन कर दिया और फंक्शंस तैयार हो गया तो उसका पता होना चाहिए उस फंक्शंस का डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। तो क्या होगा, जैसे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, ये कोई फंक्शंस दिया गया है, तो जो भी सेट ए होगा उसी को कहा जाता है डोमेन, और सेट बी को हम लोग बोलते हैं सेट बी को हम लोग कोडोमेन बोलते हैं। सो सेट ए ही डोमेन होगा और सेट बी क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा। और ऑल द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y which y takes from the set b is called range of the functions। जो भी वैल्यू सेट बी से ले रहा है, उठा रहा है, जिसका इमेज बन रहा है, वो क्या कहलाएगा, आपको फंक्शंस का रेंज कहलाएगा। देखो डोमेन जो हो गया, डोमेन वैसा वैल्यू हो गया जो फंक्शंस इजीली लेगा। जैसे आप मान लीजिए हम लोग जो किचन्स में फूड वैसा ही रखता है, हमारा बॉडी भी क्या है, फंक्शंस है, और जो सेट ऑफ फूड्स हम लोग किचन में बनाते हैं दैट इज पार्ट ऑफ द डोमेन, वो हमारा इनपुट हो गया। डोमेन क्या हो गया, इनपुट हो गया। और जो उस डोमेन जो है वैसा ही हम फूड रखते हैं जहां पे बॉडी जो एक्सेप्ट कर सकते हैं, जैसे पॉइजन जो है हमारा बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। सो कोई भी फंक्शन जो होता है उसका डोमेन डिफाइंड होता है, कुछ भी डोमेन नहीं हो सकता है फंक्शंस का। सो कोई भी फंक्शंस अगर है तो उसका डोमेन डिफाइंड होगा। तो डोमेन हो गया जहां पे फंक्शन इजीली उस फंक्शन वैल्यू को एक्सेप्ट करे, कोई वैल्यू अनलेफ्ट नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे किचन में है तो सब भी हम कोई भी फूड हम ले सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो वो डोमेन हो गया। वो डोमेन हो गया तो जो भी सेट बी में होगा, सेट बी में जितने भी एलिमेंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोडोमेन बोलेंगे। और रेंज क्या होगा, जिसका इमेजेस बनेगा। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन हम बना रहे हैं, और इसका -1 0 1 ओवर बना रहे हैं, और मान लीजिए इसका आउटपुट आ रहा है 0 1 2 3 4। ठीक है, आउटपुट नहीं है बेसिकली, ये कोडोमेन हो गया, मतलब सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन बनाए। देखिए इसका मैपिंग डायग्राम अगर हम बनाते हैं, ये सेट ए होगा और ये सेट बी होगा, ये होगा -1 0 1, और ये होगा 0 1 2 3 4 होगा। ठीक है, तो अगर इसका बनाएंगे -1 का होल स्क्वायर अगर देंगे तो ये 1 हो जाता है, और जैसे 0 का होल स्क्वायर क्या होगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह से 1 का होल स्क्वायर 1 आएगा। इस तरह से मैपिंग डायग्राम बना सकते हैं। तो बताइए इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, इस फंक्शन का डोमेन जो होगा वो बेसिकली सेट ए हो जाएगा। सेट ए में जो भी एलिमेंट है वो आपका डोमेन कहलाएगा। कोडोमेन क्या कहलाएगा, कोडोमेन जो कहलाएगा आपको, जो सेट बी में जितने भी एलिमेंट है, सेट बी में जितने भी एलिमेंट होगा वो आपका कोडोमेन कहलाएगा। और फिर रेंज क्या होगा, रेंज जो होगा वो y होगा, जो y ले रहा है कहां से, सेट बी से। तो सेट बी से कौन कौन सा एलिमेंट ले रहा है, 2 ही एलिमेंट ले रहा है जिसका इमेज बन रहा है 0 और 1, तो ये आपका रेंज कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज। मैं आपको रियल टर्म में एक्सप्लेन करता हूं। ये तो हो गया मैथमेटिकल टर्म्स में डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है। रियल लाइफ से अगर कनेक्ट करता है और तो आप अच्छी तरह से समझेंगे। आप बोलेंगे कि क्यों ये एलिमेंट ये छूट गया, और कौन ये एलिमेंट का ये ले रहा है फंक्शन, इससे प्रोड्यूस कर रहा है, 2 3 4 प्रोड्यूस क्यों नहीं कर रहा है, फिर 2 3 4 की क्या जरूरत है लिखने का। इसको समझिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज बेसिकली होता क्या है। रियल टर्म में आपको
रियल लाइफ में क्या होगा, चलिए इसको लिख सकते हैं। देखिए इस थ्री टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश किए, डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है रियल टर्म में। एज ए इंजीनियर आप कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे कि डोमेन क्या होगा। देखिए किसी जैसे हमारा बॉडी भी डोमेन है, ह्यूमन मेड डोमेन नहीं है, ये ह्यूमन मेड बॉडी जो है नहीं है, ये बेसिकली गॉड मेड बॉडी है। बहुत सारे ह्यूमन मेड जो है ना, जैसे प्लांट भी क्या है, एक तरह का फंक्शंस है। कोई भी आप मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाते हैं बाइक का या आपको कार का, जैसे मान लीजिए कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ये भी एक तरह से क्या होगा, फंक्शंस होगा। और इसमें क्या होता है, थाउजेंड ऑफ इनपुट हम लोग लेते हैं कार बनाने के लिए। जैसे आयरन ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं, जिंक, लेड, ऐसे बहुत सारे इनपुट होगा जो यूज होगा एज ए इनपुट। और फिर हम लोग प्रोड्यूस क्या करते हैं, आयरन से हम लोग चेसिस प्रोड्यूस, वाटर डोर, इससे हम क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, इस सबसे हम लोग नट या बोल्ट, इस तरह से बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो बहुत सारे इनपुट से हम लोग आउटपुट बनाते हैं और इसी को असेंबल करके हम लोग कार बनाते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जैसे हम लोग कार बनाने में चेसिस, डोर, नट, बोल्ट, ये सब का तो यूज होगा ही जो ये प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन ऐसा बहुत सारे पार्ट होंगे जो ये फंक्शन, ये प्लांट आपको प्रोड्यूस नहीं कर रहा होगा। जैसे कि टायर, टायर का भी यूज होता है आपको कार बनाने में, लेकिन टायर का एक अलग ही फंक्शन होगा, अलग ही प्लांट होगा, जो क्या होता है कि किसी और फंक्शन से बाहर से आता है। बल्ब हो गया, बल्ब भी यूज होता है आपको। ऐसे बहुत सारे आपको रबर मटेरियल यूज होता है जो अलग के प्लांट में बनाया जाता है, अलग फंक्शन से आता है। तो एक कार बनाने के लिए एज पर रिक्वायरमेंट क्या जरूरत है, उसको हम लोग बोलते हैं कोडोमेन। एक कार बनाने के लिए हमको किस किस चीजों की जरूरत है, किस किस पार्ट की जरूरत है, एज ए होल सारे पार्ट को कहा जाता है कोडोमेन। वो प्लांट वो प्रोड्यूस कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है, एज पर नेसेसिटी हमको क्या क्या चाहिए कार बनाने के लिए, ये कहलाता है आपको कोडोमेन। ठीक है, और जो यूजेज होता है आपको एज ए इनपुट, उसको हम लोग डोमेन बोलेंगे। अब जैसे बोलेंगे कि इसमें मिल्क क्या दे सकते हैं, क्या नहीं, मिल्क नहीं होगा पार्ट ऑफ द डोमेन। जैसे मान लेते हैं मिल्क का ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो बताइए मिल्क के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में क्या क्या हो सकता है। आप एज ए इनपुट जो है पाउडर डाल सकते हैं, वाटर डाल सकते हैं, ऐसे बहुत सारे इनपुट डाल सकते हैं। तो क्या होगा, उसको प्रोसेस करके आउटपुट निकालेगा, तो वो पार्ट ऑफ द इनपुट हो गया। अब बताइए ईटा और पत्थर अगर डालने लगे मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट में, तो क्या होगा, फंक्शन फेल हो जाएगा। तो जो ईट पत्थर है वो पार्ट ऑफ द डोमेन नहीं होगा। यानी जब आप फंक्शंस बना रहे हैं तो उस टाइम डिसाइड हो जाता है कि डोमेन क्या होगा। सो डोमेन आप चेंज नहीं कर सकते फंक्शंस का। जैसे हमारे मान लीजिए कोई भी किचन में हमारे बॉडी जो भी एक्सेप्ट करता है वही किचन में रखा रहता है, तो पार्ट ऑफ द डोमेन हो गया। सो डोमेन अल्टर नहीं कर सकते हैं। ये कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एक फंक्शन है जिसका इनपुट फिक्स है, तो वो डोमेन होगा। सो डोमेन डिफाइंड होगा, जहां सेट ए में जो भी एलिमेंट लेंगे वो पार्ट ऑफ द डोमेन होगा, इसमें कोई भी एलिमेंट अनलेफ्ट नहीं होगा। सेट बी में एज पर नेसेसिटी क्या जरूरत है एक कार बनाने के लिए, वो डोमेन हो गया। सो कोडोमेन हम डिसाइड करते हैं, कोडोमेन फंक्शन डिसाइड नहीं करता है। सो कोडोमेन में इतना ही पार्ट डिसाइड करता है कि जो प्रोड्यूस हो रहा है वो पार्ट ऑफ दी क्या होगा, कोडोमेन होगा। तो ये बोल सकते हैं जैसे दो नट बोल्ट ये सब प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये सब को क्या बोल सकते हैं, जो प्रोड्यूस कर रहा है वो आपको क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। तो जो चीजें फंक्शन प्रोड्यूस करता है वो आपका रेंज हो गया। मतलब बोल सकते हैं रेंज क्या होगा, बेसिकली पार्ट ऑफ दी कोडोमेन होगा। सो बोल सकते हैं कि रेंज क्या होगा, सबसेट ऑफ कोडोमेन होगा। रेंज क्या होगा, सबसेट ऑफ कोडोमेन होगा। रेंज बाहर नहीं जाएगा, कोडोमेन के अंदर ही रहेगा, और उस बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें और अलग से रहेगा जो कहीं और से ला रहे हैं, जो बना रहा है कार को। सो जो इनपुट आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है ये फंक्शंस, वो पार्ट ऑफ द रेंज होगा। कहीं और से भी हम ला रहे जो इस प्लान प्रोड्यूस नहीं कर रहा है एज ए होल, और ये रेंज ये हो गया जो भी एलिमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, और जो प्रोड्यूस नहीं भी कर रहा उस सारे को हम लोग क्या बोलेंगे, कोडोमेन बोलेंगे। और रेंज ये हो गया कि आपका जो प्लांट ये प्रोड्यूस कर रहा है वो सब एलिमेंट क्या होगा, पार्ट ऑफ दी रेंज होगा। सो रेंज ऑलवेज कोडोमेन का सबसेट होगा। मुझे लगता है कि एक्सप्लेन हो गया होगा, आप समझ गए होंगे कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है, और फंक्शंस का डेफिनेशन। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इस पे। जैसे y इक्वल टू एक्स प्लस टू, कोई फंक्शन है होल टू नेचुरल नंबर, y इक्वल टू एक्स प्लस टू इज सच दैट होल नंबर टू नेचुरल नंबर। होल नंबर को w से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर क्या है।
तो पूछ रहा है कि ड्रॉ इट्स मैपिंग डायग्राम एंड आइडेंटिफाई इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो जब भी आपको इस तरह से देगा फंक्शंस, तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैपिंग डायग्राम बना लीजिए। ये मैपिंग डायग्राम होगा, ये आपका मैपिंग डायग्राम में क्या होगा, होल नंबर और ये नेचुरल नंबर। ठीक है, तो होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 इस तरह से होता है, और नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से होगा नेचुरल नंबर। ठीक है, तो मैंने इसी को क्या बोलते हैं, डब्ल्यू होल नंबर ही क्या कहलाएगा, आपका डोमेन कहलाएगा। आपको कुछ सोचना ही नहीं है। सो डोमेन इसका हो जाएगा होल नंबर। कोडोमेन क्या होगा, आपको सोचना ही नहीं है। सेट बी को ही कोडोमेन बोलते हैं, तो कोडोमेन क्या हो जाएगा, इसका नेचुरल नंबर हो गया। तो डोमेन और कोडोमेन तो कोई दिक्कत नहीं है, सेट ए डोमेन हो गया, सेट बी आपका कोडोमेन हो गया। अब रेंज कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें इनपुट डालिए। 0 अगर इसमें पुट करते हैं तो 0 के करस्पॉन्डिंग 2 आएगा। अगर 1 पुट करते हैं इसमें तो 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 पुट करते हैं तो 4 आएगा, 5 आएगा। इस तरह से पुट करते जाएंगे। अब आप देख सकते हैं इसका रेंज क्या लिख सकते हैं, रेंज वो एलिमेंट होगा जिसका आउटपुट 1 रहा होगा, तो 1 छूट हो गया, 1 के अलावा सारा एलिमेंट आएगा। तो मतलब बोल सकते हैं इसका रेंज होगा ऑल नेचुरल 1 को छोड़ करके, 1 क्योंकि लेफ्ट अनलेफ्ट रह गया, तो इसका रेंज हो जाएगा ऑल नेचुरल एक्सेप्ट 1। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज। जैसे देखिए सेकंड क्वेश्चन में दे रहा हूं, y = x² इज सच दैट फ्रॉम इंटीजर टू नेचुरल नंबर कमेंट वेदर इट इज फंक्शन और नॉट। बताना है कि ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा। तो बस इसमें भी क्या करना है आपको, मैपिंग डायग्राम बना लेना है। मैपिंग डायग्राम ही डिसाइड कर देगा कि ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा। ये इंटीजर्स ले रहा हूं और ये आपका नेचुरल नंबर। तो देखिए इंटीजर्स क्या होता है, -2 -1 0 1 2 ये सब इंटीजर्स होगा, और नेचुरल नंबर हो गया 1 2 3 4 5 6 ये सब आपका बेसिकली नेचुरल नंबर होगा। तो बताइए -2 इसमें पुट करेंगे तो -2 का होल स्क्वायर ये 4 देगा, -1 का होल स्क्वायर ये 1 देगा, 0 का स्क्वायर जो होगा 0 देगा। आप देख सकते हैं 0 छूट गया, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। अब बोल सकते हैं 0 ले ही नहीं रहा है, क्योंकि 0 अगर देते हैं तो आउटपुट 0 आएगा, 0 इसमें बिलोंग कर ही नहीं रहा है, मतलब 0 ये अनलेफ्ट रह गया। तो सेट ए में कोई भी एलिमेंट अगर अनलेफ्ट रह गया तो क्या होगा, वो फंक्शंस नहीं होगा। सो नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शंस नहीं कहलाएगा। फंक्शंस का 2 डेफिनेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, 2 कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाई होना चाहिए। सेट ए में कोई भी एलिमेंट अनलेफ्ट नहीं होना चाहिए, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन ये है कि एक एक्स से एक ही वाई कोरिलेट होना चाहिए यूनिकली। ठीक है, यूनिकली अटैच होना चाहिए, एक एक्स से एक ही वाई। एक एक्स से 2 वाई पॉसिबल नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो फंक्शंस नहीं होगा। अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो ये फंक्शंस होगा। यहाँ पे इसलिए फंक्शंस नहीं होगा क्योंकि सेट में इनिशियली डोमेन में एलिमेंट 0 जो है एलिमेंट अनलेफ्ट रह जा रहा है, ये फंक्शंस नहीं होगा, नोट कर सकते हैं। चलिए एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा, इसके बारे में जानते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, और इसमें दे रहा है कि x1 जो है y1 के साथ मैपिंग हो रहा है, और x2 जो है y2 के साथ मैपिंग हो रहा है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं जो मैप नहीं भी हो सकता है। तो इफ x1 इज मैप टू द y1 देन y1 इज कॉल्ड इमेज ऑफ x1। y1 को क्या बोला जाता है, इमेज बोला जाता है, जिसको हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल भी बोल लेते हैं, आउटपुट भी बोल सकते हैं, रेंज भी बोल सकते हैं। इसको क्या कहा जाता है, इमेज कहा जाता है। सो y1 इज कॉल्ड इमेज, किसका, इमेज ऑफ x1। सो y1 को कहा जाता है इमेज ऑफ x1। तो फिर x1 को क्या बोलेंगे, x1 इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ y1। सो x1 कहलाएगा प्री इमेज ऑफ y1, और y1 क्या कहलाएगा, इमेजेस ऑफ x1 होगा अगर मैपिंग हो रहा है तो। इस तरह से ध्यान रखेंगे, इमेज प्री इमेज। प्री इमेज हो गया आपका डोमेन, इमेज हो गया आपका रेंज। डोमेन ये मैं आपको एक्सप्लेन किया, व्हाट इज डोमेन। डोमेन जो कहलाता है सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच f ऑफ x इज डिफाइंड। कोई फंक्शन x के जिस वैल्यू पे डिफाइंड होता है उसी को हम लोग बोलते हैं डोमेन। ठीक है, और कोडोमेन क्या बोलेंगे, कोडोमेन जब भी किसी प्रॉब्लम में नहीं दिया गया हो, एंड इफ कोडोमेन इज नॉट गिवन देन कोडोमेन इज कंसीडर्ड टू बी -∞ से +∞। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको कोडोमेन मेंशन नहीं होगा, तो अपने साइड से एज्यूम करेंगे कोडोमेन रियल नंबर, -∞ से +∞ एज्यूम करेंगे। समटाइम्स अगर दिया गया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रेंज आप निकालेंगे, फंक्शन जब दिया रहेगा तो रेंज निकालेंगे और डोमेन निकालेंगे। फंक्शन अगर दिया रहेगा तो डोमेन भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए y = इस तरह से दिया गया कि 9 - x² है, इसका बोलेगा कि फाइंड डोमेन। तो बताइए कैसे डोमेन निकालेंगे।
तो डोमेन जो y जहां पे डिफाइंड होगा वही सेट ऑफ x क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। मैं आपको डिटेल में इसका जो है ना क्वेश्चंस लूंगा आपको डोमेन और रेंज पे और कोडोमेन पे। तो पता है इसमें कैसे निकालेंगे डोमेन, तो y डिफाइंड कब होगा, जब रूट डिफाइंड हो जाएगा। यहाँ फंक्शन रूट है और जानते हैं कि रूट डिफाइंड कब होता है, जब इसके इनसाइड वैल्यू नॉन नेगेटिव हो, यानी 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए। अगर ये पॉजिटिव हो गया तो रूट डिफाइंड हो जाएगा, अगर रूट डिफाइंड हो गया तो y डिफाइंड हो जाएगा। यहां से आप x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 और माइनस से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटीज का साइन चेंज हो जाएगा। और इस 9 को लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है। और नंबर लाइंस पे इसको प्लॉट करेंगे तो -3 से 3, तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो वेविकर मेथड से इस तरह से, यहाँ लेस है तो लेस का मतलब हो गया निगेटिव वाला पार्ट, यानी x क्या होगा -3 से 3, और क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन है इसलिए इंटरवल क्लोज ले लेंगे। इस तरह से ये क्या कहलाएगा, -3 से 3 इस फंक्शंस का डोमेन होगा। इनइक्वालिटीज ज्यादातर यूज होगा इसमें, तो मैं देखता हूँ कुछ क्वेश्चंस लेकर के आपको जितना भी मॉडुलस हो गया, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज, ये सब मैं आपको बता देता हूँ। 11th में पता नहीं आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, फिर भी मैं यहाँ पे कैप्चर्स कर लेंगे उसको। तो इस तरह से आप डोमेन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए इसको नोट कर सकते हैं। तो देखिए एक मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं इमेज और प्री इमेज पे। जैसे देखिए क्वेश्चंस क्या है, कंसीडर द फंक्शंस y इक्वल टू x प्लस 3 इज सच दैट फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल फाइंड द इमेज ऑफ 3 एंड प्री इमेज ऑफ 9। 3 का मुझे इमेज फाइंड आउट करना और प्री इमेज फाइंड आउट करना है 9 का। तो बताइए कैसे होगा। जैसे ये फंक्शन y इक्वल टू x प्लस 3 है, ये नेचुरल टू नेचुरल है, तो फाइंड आउट करना, फाइंड द इमेज ऑफ 3। तो 3 का इमेज क्या होगा, सो इमेज 3 का जो होगा, 3 का इमेज क्या होगा, 3 अगर इसमें पुट करेंगे तो 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 3 का इमेज 6 हो जाएगा। और बोल रहा है कि प्री इमेज ऑफ 9 क्या होगा, यानी 9 का प्री इमेज क्या होगा। तो पता है y की जगह अगर 9 पुट करेंगे, y इक्वल टू x प्लस 3 में 9 पुट करेंगे तो यहां से प्री इमेज नहीं आ जाएगा, यहां से x का वैल्यू क्या आएगा, 6 आएगा। यानी आप बोल सकते हैं कि इमेज ऑफ 3 जो होगा, सो इमेज ऑफ 3 जो होगा वो 6 होगा। और बोले कि प्री इमेज ऑफ 9 क्या होगा, सो 9 का प्री इमेज क्या होगा, इसमें आप फाइंड आउट किया है तो प्री इमेज 6 है, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। सो इमेज 3 का 6 होगा और प्री इमेज जो होगा 9 का वो भी 6 ही होगा। तो चलिए यहाँ मैं कंप्लीट कर रहा हूं, फिर नेक्स्ट लेक्चर्स काफी इंपॉर्टेंट होगा, हम लोग फाइंड आउट करना आपको बताएंगे डोमेन, कोडोमेन और रेंज। आज मैं आपको डिफाइन किया हूं फंक्शंस क्या होता है और डोमेन, कोडोमेन, रेंज क्या होता है। जस्ट मैं डिफिनीशंस कवर किया हूं, बहुत ब्रॉडली टाइप्स ऑफ फंक्शंस हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। तो आप बने रहिए मेरे लेक्चर्स के साथ, और कोई भी अगर आपके कोलिग्स मिलता है तो उसको आप रेफर कीजिए इस लेक्चर्स को। मुझे लगता है कि आप काफी एंजॉय कर रहे होंगे लेक्चर्स को, और कंटिन्यू रखिए इस लेक्चर्स को। ऐसा नहीं कि कभी आए और पढ़ लिए चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आप बैठे तो कंटिन्यूसली आप 1 घंटा कहीं कोने में बैठ जाइए और उस लेक्चर्स को देखिए। कहीं भी लिख भी नहीं रहे, आज इस लेक्चर्स में तो ज्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आप उस लेक्चर्स को सुनिए, मैं जो भी बात बोल रहा हूं। और कहीं पे भी आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।